तो चलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल्स नंबर, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले उस चैप्टर में या उस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। ये गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड गुणनखंड बेसिकली दो प्रकार के माने जा सकते हैं। जैसे कोई गुणनखंड, मान लो कोई संख्या दे रखी है आपको, मान लो ये 6। इस संख्या में 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो सारे इसके गुणनखंड हो सकता है। मान लो इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भाग जाता है। तो इसका मतलब है 6 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3 और 6। ये 6 के सारे गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन एक गुणनखंड होता है, दूसरा उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इस 6 का वही नंबर अभाज्य गुणनखंड होगा जो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। अभाज्य, अब 6 के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 2 और 3। इसके अलावा 6 के कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। कहने का मतलब 2 और 3 दोनों कैसी संख्या होगी, दोनों अभाज्य संख्या होगी। अब आप कहोगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। बेसिकली अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ऐसे करते करते अभाज्य संख्या होगी। आपके सामने दे रखी है 2। ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 जो अभाज्य संख्या है वो कैसे अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। इसके आगे हम अगर एक मात्र लिखें तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक मात्र समअभाज्य संख्या। कहने का मतलब है कि ये 2 ही एकमात्र समअभाज्य संख्या है, बाकी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो सम होते हुए भी अभाज्य होगी। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपके सामने दे रखा है 3, और ये 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, कौन सा होगा, 3 होगा, विषम होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। लेकिन ये सम भी होगी साथ साथ, ठीक है। अब 1 से लेकर आपको पूछ ले 50 तक, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। आपको पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो आपको ये अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी है आप लिख लो फिलहाल के लिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। एक बार के लिए गिन लो आप कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं है। और आपको पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। हो गई। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले आगे साथ के साथ ही। वैसे अभाज्य संख्या हमने पढ़ाई नहीं, लेकिन पूछ ले 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या हो सकती है? अब आप कहोगे कि 25 तो हो गई भाज्य संख्या है, तो पीछे बची कितनी बची? 75। लेकिन ये गलत आंसर है। 1 से लेकर 100 तक सिर्फ और सिर्फ 74 भाज्य संख्या है। कितनी संख्या है? 74। अब आप कहोगे एक संख्या कहाँ गई? जो आपके सामने सबसे नंबर छोटा दे रखा 1, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ना तो इसको भाज्य संख्या में गिना जाएगा और ना ही इसको अभाज्य संख्या में गिना जाएगा। ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपको समझ में आ गया कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होगी 25, 1 से लेकर 50 तक 15 भाज्य संख्या होगी और 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी? 74 होगी। अब आप भाज्य संख्या की परिभाषा पढ़ सकते हो। आप चाहो तो यहाँ भाज्य संख्या की परिभाषा लिख ले छोटी सी, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें एक व शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरी बार चाहता हो, कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या के लिए आप संख्या ले सकते हो। सबसे 4 ले सकते हो, फिर 6 ले सकते हो, फिर 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हो। इसका आधार पर संख्या बढ़ती जाएगी। अब आप कहोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4। तो आप इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप कहोगे 4 क्यों हो गई? आप एक तो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। उसके बाद बची 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होगी। उसके बाद आएगी 3 और 3 है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो बची कौन सी? बची रही 4। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कहलाती है। ठीक है। अब फिलहाल के इन पॉइंटों को अंडरलाइन कर सकते हैं कि सबसे जानने योग्य बात कौन कौन सी है। ये आप इसलिए बता रहे हैं कि आप एक तो भाज्य और अभाज्य को पहचान सकते हो। आपका पहला ये क्वेश्चन आएगा कि आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको कोई संख्या दे देगी, कोई सी भी संख्या दे दे, उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ा। अब पता तो चले कि भाज्य कौन सी होगी और अभाज्य कौन सी होगी। भाज्य और अभाज्य को पहचान कैसे करते हैं? चलो आपको एक आज छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि कोई सी भी बड़ी, ये तो ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं को हम बता देंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य है। आपको एक बड़ी संख्या देंगे और पता करना होगा कि ये भाज्य है या फिर अभाज्य है। अगर आप उनको पता कर लोगे कि ये भाज्य हो गई या फिर ये अभाज्य हो गई, तो आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक भी कह सकते हो, या फिर छोटी सी एक विधि है। उसके लिए आपको थोड़ी संख्याओं के वर्ग संख्या ज्ञात होनी चाहिए, कि वर्ग पता होना चाहिए कि इसका वर्ग क्या होता है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। फिलहाल के लिए आप इसमें कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है,
ठीक है, ये भाज्य संख्या परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें 3 चीज़, ये एक ये चीज़, एक ये चीज़, ये 2 चीज़ याद रखनी है। इसमें ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये एक वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि एक का भाग जाता ही जाता है हर किसी में और एक खुद का भाग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आपको जो लिखा हुआ है आप आसानी से उतार सकते हो। देखो पहले आपको बताया था कि भाज्य संख्या की पहचान कैसे करोगे, मतलब छोटी छोटी संख्या को पहचान लोगे कि ये भाज्य हो गई, ये भाज्य होगी। मान लो कोई 100 से बड़ी संख्या देते, आपको पहचानने के लिए दे कि भाज्य होगी या भाज्य होगी। मैं आपके सामने 2-3 संख्या प्रदर्शित कर रहा हूँ जिसमें आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। अब देखो 101 लिख रहा हूँ, एक आपके सामने, लिख रहा हूँ 157 लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ 397। 3 संख्या लिखी हुई है। आपको तो देख के बताना है कि ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। अब ना मुझे पता है ना आपको पता है, बस चेक करने के लिए छोटा सी चीज़ आपको याद रखनी, छोटी सी चीज़ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये संख्याएं देखनी है कि ये कितना लिखा हुआ है, 101। अब आपको अपने दिमाग में रिवाइंड करना है कि 101 ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग से कम है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे आपको याद रखना पड़ेंगे सारे वर्ग। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए साइड में लिख देता हूँ। 1 से लेकर 20 तक। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121 होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 299, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। ये आपके सामने 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको बस 1 से लेकर 50 तक या 20 कम से कम 35 तक वर्ग आपको याद होने ही चाहिए, तब आपके गणित आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब देखो 101 लिखा हुआ है, ये आपको वर्ग में दिख रहा है कहीं पर 101 या उससे कम संख्या दिख रही है, ये 100 है, ये 101। 101 किसके वर्ग से कम है? तो आप फिलहाल के लिए अपने ये पॉइंट पकड़ लो। ठीक है, अब आपको 1 से लेकर 11 तक की भाज्य संख्या लिखनी है। तो 1 नहीं तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, तो 1 से लेकर 11 तक की भाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7। ज़्यादा 7 तक लिखनी है, लेकिन आप 11 के लिए रख सकते हो कि भाई 11 आ गया तो 11 लिख लो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको उससे छोटी संख्या लिखनी है, 11 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपने लिख लिया, अच्छी बात है, करके देख लेना। अब आपको देखना है क्या इस संख्या में 2 का भाग जाता है। कहने का मतलब है जो हमने अभाज्य संख्या लिखी हुई है, जो 101 से कम है वो भाज्य संख्या लेनी है। अगर इन सब में से किसी का भी भाग इसमें जाएगा तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या, वरना ये भाज्य संख्या हो जाएगी। हमें ज़्यादा संख्याओं का भाग देने की जरूरत नहीं है। मान लो 101 संख्या है, हम 50 का, गुण 50 का, 48 का, 47 का भाग दे के चेक करें, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप संख्याएं पकड़ो, वर्ग याद रखो, और वर्ग याद रखने के बाद वे उस वर्ग से संख्याएं छोटी कौन कौन सी है वो लिख लो। इन संख्याओं का भाग जाता है
तो हो जाएगी भाज्य संख्या, और नहीं जाता तो हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो आपको 2, 3, 5 का चेक करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे 1 आया हुआ है, ना 0 है ना 5 है, तो इसका मतलब 2 का भाग भी नहीं जाएगा और 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब बची 3 हमारे पास बची है। अब देखो अंकों को जोड़ो, 1 और 2 कितने होते हैं? 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका मतलब 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचे 7 और 11। अब हम 101 में 7 का भाग देख लो एक बार के लिए, ये 1 से करके। 7 एकम 7, बच जाएंगे 3, उतारा 1। अब 7 के पहाड़े में 31 आते नहीं है, तो इसका मतलब 7 भी हो जाएगा कैंसिल। अब हमें देखना है 11 का भाग। देखें 11 का भाग 101 में नहीं आता है पहाड़े में, तो इसका मतलब है 11 में। इसका मतलब ये प्योर रूप से क्या हो जाएगी? एक अभाज्य हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब आपके लिए ये चेक कर दूं, फिर आप ये चेक कर लेना, ठीक है। तो 157 देखो 13 का वर्ग से कम है, ठीक है। तो वैसे आपको 13 का भाग देने की जरूरत नहीं है, इससे छोटी संख्या लेनी है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए 13 ले सकते हो। तो ऐसी छोटी संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इतनी संख्या है, ज़्यादा नहीं है ना। कौन से पूरी संख्या नहीं देनी है भाग, हमें देना है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग, क्योंकि अगर भाज्य संख्याओं का भाग देंगे तो वो भाज्य गुणनखंड में तो वैसे ही आ रही है। तो आप पहले 7 आ गया एकाएक अंक, इसका मतलब 2 का भाग भी नहीं जाएगा और 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ो, अब 7 और 5 12 और 1 13, तो इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हमें देना है 7 का भाग, 157 दे दिया। 7 दूने 14, चलो अभी तो जा रहा है, उतारा 1 17। 7 के पहाड़े में 17 नहीं आते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमें किसका भाग देना है? 11 का। वैसे ये आप भाग अपने दिमाग में देख के भी देख सकते हो, मैं आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 157 में आप 11 का भाग दोगे, 11 है कम 11, उतारा 4 7। 11 के पहाड़े में 47 आते नहीं, तो इसका मतलब 11 का भाग भी नहीं जाएगा। 13 का भाग देने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख कर चेक कर सकते हो। लो साहब चेक करो, ये हो जाएगा 157 और ये 13 का भाग दे दिया। 13 का भाग 157 में चेक करो, 13 कम 13 2। अब 13 का भाग टाइम जाता नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? ये क्या हो गई? ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ये आप इसी रूल के आधार पर आप इसका ज्ञात करो। अगर भाग जाएगा तो इसका मतलब भाज्य संख्या हो जाएगी, और भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपके सामने एक संख्या रख देता हूं मैं, (129) रख दिया। अब आप देख के नहीं बता सकते, लेकिन आप इसे तो बता सकते हो किसके वर्ग से कम है। चलो ये 11 के वर्ग से कम है, ठीक है, सॉरी 12 के वर्ग से कम है। 12 के वर्ग से कम होगी तो हमें इससे छोटी संख्या कौन सी होगी वो बाजी लेनी है। 11 तक तो हो जाएगा 2 3 5 7 11, इतनी लेनी है। अब देखो 2 का भाग और 5 का भाग तो जाता नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना 3 का भाग, 9 और 2 कितने होते हैं? 11 और 1 12। इसका मतलब अंकों का योग कितना हो गया? 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब है इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं था तो चेक करके देख सकते हो। 129 में 3 का भाग, 3 चौके 12, ये हो गया 0 0, उतारा 9, 3 तिया 9, भाग पूरी बार चला गया, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी भाज्य संख्या। बस आपको यही चेक करके देखना है कि हमें अभाज्य और भाज्य की पहचान कैसे करनी होगी। और आपको भाजकता के नियम सभी को पता होना चाहिए। एक बार के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ भाजकता के नियम को, सिर्फ 2 3 5 का, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो गुणनखंड हमें प्रश्न में देगा, पहला प्रश्न हमारा है अभाज्य गुणनखंड, तो आपको भाज्य संख्याओं के भाजकता नियम याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको अभाज्य संख्याओं के भाजकता नियम याद करने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 2 का। तो जब किसी संख्या का इकाइकांक या फिर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो इसका मतलब है उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा, ठीक है। अब 3 का है,
3 का भाज्यता नियम होता है जब कोई संख्या दे दी, हमें मान लो ये संख्या दे दी, इनके अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ा हमने 9, 10, 11 और 12 अंकों को जोड़ने पर उसमें अगर 3 का भाग जाता है, अंकों को जोड़ा और अंकों के जोड़ने पर 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब है पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है। अब आता है 5 का भाज्यता का नियम। जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट या फिर इकाई-अंक 0 और 5 हो, 0 और 5 उसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग पूरी जाएगा। और जिसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6 और 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरी हो जाएगा। अंकों को जोड़ने पर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। आपके सामने अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानते हैं वो हो गया। तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले ये आपको बिठा देता हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है डायपर लेस मैथ विद विक्रम में। तो इससे पहले वीडियो में हमारे पढ़ाते टाइम कुछ आवाज़ माइक बंद हो गया था, तो आज हम वापस उस पढ़ाए हुए को जहाँ से आवाज़ बंद हुई वापस वहीं से शुरुआत करते हैं। आपके चैप्टर नंबर पहले का 1.1 का पहला प्रश्न यही है कि दिए गए 5 प्रश्न दिए गए पहले क्वेश्चन के, इनके आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको आज पहला क्वेश्चन समझा देते हैं, जो हमने कल इनके बारे में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है और गुणनखंड कैसे करते हैं, कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। तो आज हम ये दी गई संख्याओं के क्या याद करने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो आप हम बता देते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। ज़्यादातर काम आने वाले 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब कहने का मतलब हमारे पास जो 5 संख्याएं दे रखी है उनमें सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग जाता है तो, अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग। और अगर 3 का भाग भी नहीं जाएगा तो देंगे हम 5 का भाग देंगे। इसके लिए हमें भाज्यता का नियम आना चाहिए, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 2 के भाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का क्या होता है, 5 का क्या होता है। तो एक बार के लिए वापस रिपीट कर देते हैं कि 2 के भाज्यता का नियम यही होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। अब मान लो 3 का भाज्यता का नियम पूछ लें, तो 3 के भाज्यता का नियम होता है जब दिए गए अंकों, कोई भी अंक दे दे, दिए गई संख्या है, उनमें अंकों को जोड़ना है हमें। अंक मतलब पूरी संख्या प्रणाली में अंक कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? ऊपर लिख लेते हैं इनके लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सिर्फ और सिर्फ कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इनके पूरी संख्या प्रणाली में कोई भी अंक नहीं होता है। संख्या अनंत होती है, लेकिन अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। इन 10 अंकों में से 0 को मिला के 10 अंक होते हैं, बाकी 9 तक तो अंक दिए हुए हैं। 0 को मिला दिए तो कितने होंगे? 10। जितनी भी संख्याएं बनेंगी आपके इन दिए गए नंबरों से ही संख्याएं बनेगी। और आपको क्या याद करना है? अब आपको याद करना है इनका अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का भाज्यता का नियम हो सकता है जब दिए गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। अब 2 के बाद में आएगा 3 का, 3 के बाद में आएगा 5 का। ये 3 आपको ज़्यादा याद होना चाहिए। उसके बाद तो आप भाग देख के भी चेक कर सकते हो आसानी से। 5 के भाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का। तो आप विशेष तौर पर याद रखना कि जिस संख्या का इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 5 हो, उसमें 5 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 होगा तो हम 2 का भाग दे देंगे, और वैसे 5 होगा और उनका अंकों का योग 3 हो गया, अंकों का योग में 3 का भाग जाता है, तो उसमें हम 3 का भाग देंगे। और जिसका इकाई का अंक 0 और 5 होगा उसमें हम 5 का भाग देंगे। 0 होगा तो फिक्स से 2 का भाग लगेगा, लेकिन 5 हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 का भाग लगे।
इसलिए आपको विशेष तौर पर 5 ही देखना है पीछे कि 5 है तो 5 का भाग देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये लो, अब इसका लास्ट डिजिट यानी इकाइकांक क्या है, 0 है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 14 में गया 7 बार, इसमें गया 0 बार। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। अब देखो 2 का भाग चला गया, 3 का भाग, 2 का भाग जाएगा नहीं। अब 3 का देखो, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में किसका भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये भाग चला गया। अब आपको इसके अभाज्य गुण जैसे प्रश्न करते हैं ना वैसे करने हैं। तो आपको लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 है। ये वाली राशि लिखनी है आपको। ये अभाज्य गुणनखंड किसके आगे, 140 के आगे। अब आपके पास एक संख्या दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 156। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम किस इकाइकांक कितना है, 6 है। इसके मतलब किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, 15 में गया 7 बार। ये 16 इसमें जाएगा 8 बार, चला गया। अब वापस लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, इसका मतलब किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 2 का भाग 7 में गया 3 बार। इकाइकांक बचा 1। 2 का भाग 18 में कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाइकांक क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। अब हम अंकों को जोड़ो, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 12 में किसका भाग जाएगा, 12 में जाएगा 3 का भाग। तो इसका मतलब 39 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 में गया 3 बार। और आपको पता होना चाहिए कि 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होती है तो इसका मतलब है 13 का भाग सिर्फ और सिर्फ 13 में ही जा सकता है और किसी में भी नहीं जाएगा। ये आ गया। और जब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखने, तो लिखना है 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। ये लिख दिया। अब आपके पास एक अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को सरल करो। इस क्वेश्चन को सरल करते हैं हम। कर लिया। सबसे पहले हम अंकों को जोड़ेंगे, तो अंकों को जोड़ लो आप। 5 2 7 7 8 15, और 15 और 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा 3 का भाग। और 3 का भाग कितनी बार जाएगा, पूरी बार जाएगा। 3 का भाग देना है। इसमें गया 1 बार, इसमें गया 2 बार। कितना बचा इस पर, 2 बचा। इसमें गया 7 बार, इसमें गया 5 बार। ठीक है, अब वापस अंकों को जोड़ो एक बार के लिए। 7 और 5 12, 12 3 15, 15 में जाता है 3 का भाग, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। इसमें गया 4 बार गया, फिर 7 में गया 2 बार, फिर 1 बचेगा 5 बार गया। फिर अंकों को जोड़ो, 5 6 7 4 11, इसमें 5 का भाग ही जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। और 5 का भाग इसलिए जाएगा क्योंकि इसका इकाइकांक कितना है, 5 है, इसलिए किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 40 में कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। फिर बचा 2, फिर जाता है 5 बार, फिर भी 5 का भाग जाएगा। और 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। फिर वापस 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो लिखना है 3875 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है। ये लिख दिया। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। हमें 3 पहले प्रश्नावली का पहला इक्वेशन के पहला, दूसरा और तीसरा है। ये ज़्यादातर आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। चौथा और पांचवा वैसे चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लिए भी बता सकता हूँ। आप वीडियो को होल्ड करके आसानी से कर सकते हो। अब इसमें देखो आप, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाइकांक कितना है, 5 है। अब 3 का भाग देखो, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। अब 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 0 में 0, 0 में 0, 5 में 1 बार। अब इसमें 5 का भाग ही नहीं जाता, तो हमें 7 का भाग देख के चेक करना है। तो 7 का भाग दो इसमें,
7 का भाग 10 में कितनी बार गया, 7 का भाग 10 में गया एक बार। 3 बचा शेष फल, फिर इसमें कितनी बार से गया, 30 में गया, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिये 21। अब इसमें 7 का भाग भी देख नहीं जाएगा, 7 और 14 नहीं जाता है, तो उसमें देंगे हम 11 का भाग। तो 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग जाएगा 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिये 33, इसमें किसका भाग जाएगा, 33 का भाग जाएगा एक बार, चला गया। सॉरी 13 का भाग जाएगा, 33 नहीं आएगा 13 आएगा। अब इसका बाजी गुणन कितना हो जाएगा, तो लिखना आपको 5050 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 है, लिख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के लिए आप खुद कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। सबसे पहले मैं देना 2 का भाग, क्या 2 का भाग जाता है, तो आप कहोगे नहीं जाता। अब देना 3 का भाग, कोशिश करो। 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 और 4 कितने होते हैं, 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग भी काय का अंक 0 और 5 नहीं है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। देना हम 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 छंग 42, इसमें 2 से इसमें बच जाएगी, इसमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का भाग देना है, तो 11 एकम 11, 11 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर देना 13 का भाग, 13 5 65 नहीं जाएगा। फिर 13 का बाद में क्या आता है, 15 का भाज्य संख्या होती है। अब देना 17 का भाग, 17 एकम 17, चलो 17 का भाग देखो, 70 चौके 68, 68 69 70 71 72 73 74, 6 बच गए, यहाँ 6 लिखो, 70 3 51, 51 हो गए। 51 से ये बच जाएंगे 19, 70 90 70 70 119 हो गया। फिर इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, आप देख के देख लो, बोले 70 70 34 बच गया 9, 97 में जाता नहीं 17 का भाग। अब 19 का भाग देख के चेक करो, 19 38, हाँ 19 का भाग चला जाएगा इसमें आसानी से। तो 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 19 दूने 38 हो गया, 19 दूने 38, तो 39 40 41 42 43, कितना बचा, 5 बचा, या 5 0, तो 19 का 97 हो गया 3 बार। अब आपको पता होना चाहिए 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 23 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 है। तो ये आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन किया है। आप इन क्वेश्चनों को देखकर अपने वापस अपने बिना देखे हुए कापी में करना, देखते हैं कितने से क्वेश्चन सही होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने पहला क्वेश्चन बताया है। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मैं मानता हूँ आप सबको आते होंगे कि लेसे पे क्या होता है, मैसे पे क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार के लिए आपको लेसे पे मैसे पे को अच्छी तरह समझा देता हूँ। बुक वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं अपने फिलहाल के नॉर्मल क्वेश्चन बता दूंगा कि लेसे पे और मैसे पे कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से लेसे पे कैसे मैसे पे कैसे ज्ञात करते हैं, और गुणनखंड विधि से लेसे पे और मैसे पे कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों विधि बताने के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा वो करने के लिए, उस क्वेश्चन को सिद्ध करूंगा एक सूत्र लिख के, उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे।
तो देखो अब वापस हम शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए चैप्टर वाले पहले कुछ दूसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम और शुरुआत करते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन छोड़ो, पहले हम शुरुआत करते हैं लेसे पे। और लेसे पे होता क्या है? लेसेपी की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक और मेसेपी की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक। तो आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बस नाम याद रखना कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लेकिन आपके जो चैप्टर दे रखा है लेसेपी दे रखा है LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और फिर होता है मेसेप एक चीज, ठीक है। इसका होता है SCF। इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और इसका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश फॉर्म हो जाएगी इसकी, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि LCM और LCF होता क्या है। LCM को कहते हैं लेसेपे और SCF को कहते हैं मेसेपे। कंफ्यूज मत होना कभी। कोई इसको HCM कह सकता है, कोई इसको LCF कह सकता है, नहीं, ये अलग अलग होता है। ये वो वाला गुणा वाला होता है, ये हाईएस्ट फैक्टर वाला होता है। आपको उनकी परिभाषा लिखा देता हूँ कि परिभाषा में छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा अगर याद हो जाएगी अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तो लिख लेता हूँ वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा जाता हो, लेसेपे कहलाता है, LCM कहलाता है। अब आप मेसेपे की परिभाषा पढ़ लो। एक ही चीज़ का फर्क है, इसमें और इसमें एक ही चीज़ का फर्क आएगा और इसका आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ जिसमें आया था इसका आएगा जिसका, बाकी सेम ही आएगा, दी गई संख्या में भाग पूरी पूरी बार जाता हो, HCF कहलाता है या फिर मेसेपे कहलाता है। अब आपको लेसेपे और मेसेपे ज्ञात कैसे करते हैं वो बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं वही विधि काम लूँगा जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, या इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जिसे हम मेसेपे ज्ञात करते हैं और लेसेपे भी कर सकते हैं। एक भाग विधि होती है सिर्फ और सिर्फ, उससे क्या ज्ञात होगा, सिर्फ और सिर्फ लेसेपे ज्ञात होगा, मेसेपे ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको कोई से भी दो छोटे छोटे नंबर्स ले लो, बोले बड़े नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने नंबर ले सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ 15 और एक ले लूँ मान लो 21। एक क्वेश्चन मान लो आप पहला, आपको इसका लेसेपे भी ज्ञात करना है और मेसेपे भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले याद करते हैं लेसेपे। तो लेसेपे के लिए हम कौन सी विधि काम लेते हैं? तो लेसेपे के लिए हम विधि काम लेते हैं भाग विधि। ये सबसे आसान विधि होती है विद्यार्थियों के लिए, कि ये ज़्यादातर विद्यार्थी इस विधि को प्रायोरिटी देते हैं, इस विधि से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। क्यों? उनके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। लेसेपे में इधर देखो, ये आ जाएगा यहाँ पर 15 और 21। ये दोनों एक संख्या नहीं है, 1521 नहीं है, ये 1521 नहीं है, 15 अलग है और 21 अलग है। अब आपको देखना है क्या इन दोनों संख्याओं में किसी में भी 2 का भाग 3 का भाग या 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो आप कहोगे इसमें 5 है, इसमें 1 इकाई का अंक, तो 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब हम किसका भाग देंगे? इसमें 3 का भाग देने की कोशिश करें। तो देखा तो 3 का भाग दोनों में जाता है। 3 का भाग 15 में गया 5 बार, इसमें गया 7 बार। क्या आप दोनों में किसी में भी 3 का भाग जाता है? नहीं। अगर किसी भी एक नंबर में 3 का भाग जाता तो हम 3 का भाग देते। अब हमने देखा कि इन दोनों में 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, लेकिन 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 लिखा, या 1 7 में नहीं जा रहा तो 7 लिख दो। फिर किसका भाग जाएगा? 7 का। जब हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा
अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया, हमारा लेसे पे भाग पे वृद्धि वाला क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 15 और 21 का लेसे पे। तो लेसे पे के लिए गुणा करते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा कर लिया। अब गुणा करो, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, तो इसका मतलब इसका लेसे पे कितना आया, 105 आया। अब आप समझने की कोशिश करना कि परिभाषा में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ वह सबसे छोटी संख्या है। तो आप कहोगे छोटी कैसे हुई, ये 15 और 21 से तो बड़ी है। अब आगे सुनो पहले कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इस खुद में 105 में 15 और 21 में दी गई संख्या, हमें दी संख्या दी गई 15 दी गई 21 दी गई, दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। तो कहने का मतलब है 105 से कोई छोटी संख्या होगी नहीं कभी, यानी 100 90 ऐसी कभी संख्या प्राप्त नहीं होगी जिसमें 15 का भाग भी जाता है और 21 का भाग जाता है। ये सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी संख्या तो अनेक हो सकती है, 210 भी हो सकती है, 420 भी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी संख्या नहीं होगी। ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15 का भाग भी जाता है और 21 का भाग भी जाता है। अब हम दूसरा याद कर देंगे, परिभाषा समझ लिया आपने। अब याद करते हैं में से पे, यहाँ पर में से भी याद करते हैं, इसी का याद कर लेते हो आप 15 और 21 का। तो 15 और 21 अलग अलग करना पड़ेगा हमें, एक विधि से नहीं होगा। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि होगा तो इसमें 5 का भाग 3 का भाग गया 5 बार गया और 5 का गया 1 बार। चलो अब इसमें 3 का भाग गया 7 बार और 7 का भाग गया 1 बार। आप इनके गुणनखंड को लिख लो नीचे। 15 का गुणनखंड आ गया 3 गुणा 5 और 21 का गुणनखंड कितना आ गया 3 गुणा 7। अब आप इन दोनों में आपको में से भी होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है। आपको क्या इसमें दिख रहा है कुछ दोनों में? हाँ, हमें दिख रहा है 3 है। तो 15 व 21 का में से भी कितना आएगा 3 आएगा। मान लो इसमें कोई कॉमन फैक्टर होता है, नहीं 3 नहीं होता, सिर्फ यहाँ 2 गुणा 5 होता है या 3 गुणा 7 था, तो इसके स्थिति में इसमें से भी कितना आता 1 आता। अब आप परिभाषा समझो, इसमें क्या कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वह ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन आप फिर कहोगे सर बड़ी क्यों हुई, ये 15 और 21 बड़ा है, लेकिन समझो कि ये सबसे बड़ी संख्या है जिसका मतलब इस खुद का भाग 15 और 21 में जाता है। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 3 से छोटी संख्या होगी 1 हो सकती है जिसमें 15 का भाग में जाता है और 21 में जाता है, लेकिन 3 से छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 15 में और 21 दोनों जाता है। तो जो वह 3 सबसे बड़ी संख्या है और 3 इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा में से पे प्राप्त हो। तो आज हमने लेसे पे और में से पढ़ा, कल लेसे पे और में से भी क्वेश्चन है और आपके दी गई संख्याओं के भी क्वेश्चन है, दोनों है। मतलब आपको जांच करनी पड़ेगी कि लेसे पे दे रखा हो में से पे दे रखा हो, पहले संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या याद कीजिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ये आप कल उस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। लिख देते हैं हम, जब 2 संख्या को दे रखी हो, कोई सी भी 2 संख्या दे रखी हो, या फिर इसी में सिद्ध कर देते हैं। एक सूत्र होता है आपके LCM गुणा HCF, यानी लेसे पे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कहने का मतलब है ये एक संख्या या 2 संख्या, कहने को लेसे पे और अगर में से पे को गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पहली और दूसरी संख्या का गुणा प्राप्त होता है। सिद्ध करके देख लो, लेसे पे कितना आया 105, में से भी कितना आया 3 आया। अब 15 और 21 का गुणा करो, 15 गुणा 21। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब है हमारा प्रश्न सही है। तो 5 थी या 15 हासिल का 1, 3 तो 15 आया, गुणा करो 15 कम 15 1 30 और 31। क्या ये दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो इसका मतलब है हमारा लेसे भी और वैसे भी दोनों सही है, आ गया। तो कल जो हम प्रश्न डिस्क्राइब करेंगे उसमें आपको या तो लेसे पे पूछ लेगा, में से पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा, या फिर लेसे एससीएफ पूछ लेगा, एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा।
या फिर ये दोनों दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ये दोनों दे देंगे, ये पूछ लेंगे। तो आप 4 राशियों में से 3 राशि देंगे और चौथी राशि आपसे पूछेंगे। तो कल ये प्रश्न डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे प्यारे यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।